दिल्ली में नीतीश कुमार की रिहायशगाह पर जेडीयू अरकान पार्लियामेंट की अहम मीटिंग जारी है। इस मीटिंग में जेडीयू लीडर आरसीपी सिंह, लल्लन सिंह, रामनाथ ठाकुर समेत दीगर अहम लीडर मौजूद हैं। माना जा रहा है कि आरसीपी सिंह पार्टी के सदर का ओहदा छोड़ देंगे और उनकी जगह लल्लन सिंह को पार्टी का नया सदर मुंतखब किया जाएगा। तो कोई वैसा है नहीं, लेकिन देखते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, उनके ऊपर है, वो जानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा या नहीं होगा, लेकिन पहले से ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई सूचना हमें अभी नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने वाला। तो बड़ा कुछ होने जा रहा है। हम लोग प्रणाम करने जा रहे हैं। क्या होने वाला? इधर बहुत दिन से नहीं ना भेंट हुई। अब तो जा रहे हैं हम लोग, प्रणाम करेंगे, उसके बाद क्या होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के संबंध में वो निर्णय होगा। कुमार जी है, हर समय हर परिस्थिति को, हर चुनौती को जो है आसान बना देते हैं और हर परिस्थिति में सबको लेके साथ चलते हैं। हमारा नेता, हमारा जो नेता है, उन्होंने राष्ट्रीय कार्य समिति बुलाए हैं और कई ज्वलंत मुद्दा है, उस पर चर्चा होगी और फिर जो निर्णय होगा सब कुछ देर के बाद आप लोग के सामने होगा। दिल्ली में जेडीयू की कौमी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग खत्म हो गई। इस मीटिंग में कई मामलों पर तबादला ख्याल किया गया। मेडिकल की तालीम में 27 ओबीसी और 10 अगड़ी जाति के गरीबों को रिजर्वेशन देने का इस्तकबाल किया गया। बढ़ती आबादी पर कंट्रोल मामले में पार्टी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि आबादी कंट्रोल की जेडीयू हिमायत करती है, लेकिन जबरन इस पर अमल नहीं होना चाहिए। पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आरसीपी सिंह जी, वर्तमान में इस्पात मंत्री भारत सरकार की अध्यक्षता में हुई, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। शाम को 4 बजे पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग पुणे रामचंद्र बाबू जी की अध्यक्षता में होगी। जो विषय यहाँ चर्चा में आए हैं और जिस पर विस्तार से चर्चा हुई है, जिस पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव होंगे, उसमें सबसे पहला है केंद्र सरकार द्वारा जो NEET में जो 27% का आरक्षण ओबीसी के लिए और 10% का आरक्षण इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए किया गया है। उसके लिए पार्टी ने केंद्र सरकार को धन्यवाद किया है, उसकी प्रशंसा की है, इसका स्वागत किया है और सरकार से आग्रह किया है कि इसी की तर्ज पर और केंद्र सरकार में जिस तरह से व्यापक प्रतिनिधित्व पिछड़ी जातियों का हुआ है, उसी को मान्य करके आने वाले समय में जातिगत जनगणना भी कराई जाए। नंबर 1। नंबर 2, अति पिछड़ी जातियों के आइडेंटिफिकेशन के लिए जस्टिस जी रोहिणी कमीशन बना है। पार्टी ने आग्रह किया है, मांग की है कि जस्टिस रोहिणी की जो रिकमेंडेशंस हैं वो भी प्रकाशित की जाए, ताकि वंचित समाज के लोगों की संख्या का सही पता लगे, ताकि उनके सोशो इकोनॉमिक और एजुकेशनल एम्पावरमेंट को इफेक्टिव बनाया जाए। नंबर 3, पार्टी बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर चिंतित है। ये विश्वव्यापी चिंता का विषय है और इससे फूड क्राइसिस भी पैदा होने की संभावना है, जिसमें साउथ एशिया, भारत भी शामिल है। लिहाजा जनसंख्या नियंत्रण के सभी प्रयासों का हम समर्थन करते हैं और बिहार सरकार की तर्ज पर पीपल्स अवेकनिंग के प्रोग्राम भी चलाए जाने इसका हिस्सा होने चाहिए और किसी प्रकार की भी जबरन जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास इसके लिए आवश्यक नहीं है। कोरोना की जिद में आकर हलाक हुए सहाफियों को योगी हुकूमत ने एक बड़ी राहत दी है। लखनऊ में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की जिद में आकर हलाक हुए सहाफियों के अहले खाना को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। पहली लिस्ट में 50 सहाफियों के नाम शामिल थे जिनके अहले खाना को मुआवजा दिया गया। इस मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वैक्सीनेशन की ज़रूरत और उसकी अहमियत पर भी रोशनी डाली। आप लोगों ने संकट के इस समय में सरकार के सामने तथ्यों को रखने, सही समाचार को पहुंचाने में मदद की। सरकार को उसके अनुरूप रणनीति बनाने में मदद मिली। आज कोरोना लगभग नियंत्रण के नजदीक हम लोग हैं। आज किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने वैक्सीन उपलब्ध करवाई है। एक नहीं, 2-2 वैक्सीन भारत में
यानी मात्र 9 महीने, कोरोना की आहट के 9वें महीने देश के अंदर वैक्सीन आ चुके थे और दोनों वैक्सीन सफलतापूर्वक देश के अंदर वर्तमान में वैक्सीनेशन के लिए उपलब्ध हैं, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। ये संकट का समय है और इस समय हमें खड़ा होना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दुराग्रह के, बिना किसी अन्य मतभेदों से ऊपर उठ करके। यह समय खड़ा होने का है और फिर समय तय हुआ। आज उन्होंने अपना समय दिया यहां पर, आज वे यहां पर उपस्थित, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए हैं। मैं इसके लिए हृदय से उनका साधुवाद व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। उन सभी परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, और मैं उनको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार उनके साथ में हमेशा रहेगी। बहुत सारी स्कीम है जिसको लेकर के आगे आने वाले समय में हम आगे बढ़ने वाले हैं और मुझे विश्वास है कि हम सब मिल करके इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ देश की इस लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाने में और प्रत्येक तबके के नागरिकों को संबल प्रदान करने में सहभागी बनेंगे। मैं आज के इस अवसर पर उन सभी परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दिवंगत आत्माओं को अपनी सरकार की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। पीएम नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल कौमी पुलिस एकेडमी में 144 ट्रेनी आईपीएस ऑफिसर्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया, उनके हौसलों की बेहद सराहना की। इस मौके पर पीएम ने कहा कि इस मुल्क की बेहतर तामीर के लिए पुलिस अफसरान के कंधों पर काफ़ी जिम्मेदारियां हैं। इस बीच उन्होंने मुल्क की आज़ादी और मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को भी याद किया। मेरा नाम नवजोत सिमी है। मैं पंजाब के गुरदासपुर ज़िले से हूँ और मुझे बिहार काडर आवंटित हुआ है। सर, मैंने डेंटल सर्जरी में स्नातक की डिग्री लुधियाना से की है। मेरी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग पटना में हुई और इसी दौरान महिला पुलिस कर्मचारियों की बढ़ती संख्या, साहस और प्रेरणा से मैं काफ़ी उत्साहित हुई। जय हिंद श्रीमान। नवजोत जी, आपने तो लोगों को दांत दर्द से राहत दिलाने के लिए दांतों की सेहत ठीक करने का जिम्मा उठाया था। ऐसे में देश के दुश्मनों के दांत खट्टे करने का रास्ता आपने क्यों चुना? सर, मैं सिविल सर्विसेज की तरफ सर मेरा झुकाव काफ़ी पहले से ही था और सर एक डॉक्टर का काम और एक पुलिस का काम भी लोगों की पीड़ा को दूर करना ही होता है सर। तो सर मुझे लगा कि मैं सिविल सर्विसेज के माध्यम से और भी एक बड़े प्लेटफॉर्म पर रहकर लोगों की समस्याओं के समाधान में अपना योगदान दे सकती हूँ। 1930 की दांडी यात्रा की याद दिलाना चाहता हूं। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के दम पर अंग्रेजी शासन की नींव हिला देने की बात कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि जब साधन न्यायपूर्ण और सही होते हैं तो भगवान भी साथ देने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। साथियों, एक छोटे से जत्थे को साथ लेकर महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से निकल पड़े थे। एक एक दिन बीतता गया और जो लोग जहां थे वो नमक सत्याग्रह से जुड़ते चले गए। आज आपको सुराज्य के लिए जी जान से जुटना है। इस बीच राहुल गांधी का ट्वीट भी सामने आया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि न मुल्क की सरहद महफूज, न ये रियासतों के बॉर्डर महफूज। हमारे मुल्क की मुकद्दस सरजमीन में तनाज़ात और फसादात बीजों की तरह बोए जा रहे हैं। इसके नतायज खौफनाक हैं और होंगे।
कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत पर ओबीसी मामले को लेकर तंज किया। कांग्रेस के तर्जुमान अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मौके पर कहा कि समाजी और तालीमी पसमानदा तबकात को 1950 से रिजर्वेशन दिया जा रहा है। सिंघवी ने कहा कि 11 अगस्त 2018 में ओबीसी कमीशन की तश्कील की गई थी। इसमें किसी भी तबके को जोड़ने या निकालने की सहूलत नहीं रखी गई। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में हुए फैसलों को हम सब भुगत रहे हैं। हाउस अगले मिनट चलेगा, कल चलेगा, परसों चलेगा। एक छोटी सी चीज कर लीजिए और वो इतनी सरल है, इतनी छोटी है, इतनी संभव है कि बड़ा जाहिर है कि आप नहीं चाहते कि हाउस चले। वो ये है कि 2 प्रश्नों का उत्तर हाउस के अंदर दे दीजिए, 2, और उन दोनों का हाँ ना में उत्तर हो सकता है, एक लाइन में उत्तर हो सकता है। क्या आपने सीधे या परोक्ष रूप से पेगासस खरीदा किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट के नाम से? दूसरा, क्या आपने किसी व्यक्ति विशेष के विषय में इसका इस्तेमाल किया, और अगर हां तो उनके नाम? इस 2 लाइन के प्रश्न और एक वाक्य के उत्तर के लिए हम तरस गया है, देश तरस गया है, लेकिन उत्तर आपको बड़े अजीबोगरीब मिले हैं। मैंने आपको 5 उत्तर गिनाए थे परसों, मैं दोहरा दूं। उत्तर नंबर 1 के हम पूरी तरह से तत्पर हैं विचार विमर्श करने के लिए, लेकिन संसद के बाहर, संसद के अंदर नहीं। So I think these are hypocritical double standards which need to be exposed. हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी के बाद यमुना नदी की सतह आब में इजाफा हो गया, जिसके मद्देनजर दिल्ली इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। नदी किनारे रहने वाले लोगों को इलाका खाली करने के लिए कहा गया है। आज यमुना नदी की सतह आब में थोड़ी कमी हुई है, लेकिन फिलहाल बारिश के मौसम में इस कमी से कोई खातिर ख्वाह नतीजा बरामद नहीं होगा। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। इस वक्त हम आपको रेस्क्यू बोट क्लब से यमुना की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखें तो यहाँ पर टॉक्सिन भी आपको यमुना में देखने के लिए मिल रहा है, जो कि पानी को जहरीला बनाता है। और जिस तरीके से लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, इसको देखते हुए प्रशासन ने बाढ़ की चेतावनी भी जारी की है। यमुना के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को वहां से हटाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। लोगों से कहा गया है कि यमुना किनारे पर जो लोग रह रहे हैं वो वहां से हट जाएं, क्योंकि बाढ़ की चेतावनी यहां पर जारी की गई है। सरकार पूरी हिदायत दे रही है लोगों को कि यमुना के किनारे किसी भी तरीके से रहने वाले लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त ना हो। अगर आप यहाँ पर देखें तो यमुना का जो जल स्तर है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन आज थोड़ा सा जल स्तर में कमी आई है। इस वक्त की बात अगर हम करें तो 200.4 के करीब जल स्तर है। और आप देख सकते हैं दूर दूर तक रिहायशी जो इलाके हैं यमुना के नीचे किनारों पर रहने वाले लोग, उन लोगों से कहा गया है कि वो वहाँ से हट जाए। और रेस्क्यू बोट क्लब की तरफ से भी लगातार लोगों को अनाउंसमेंट करके समझाया जा रहा है कि बाढ़ की चेतावनी है, तो ऐसे में निचले इलाकों में ना आए, क्योंकि डूब के ऊपरी इलाकों में जिस तरीके से स्तर बढ़ा है उसको देखते हुए कवायद यहाँ पर सरकार की तरफ से तेज कर दी गई हैं। और आप देखें तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो भी जलमग्न नज़र आ रही हैं, क्योंकि हम आपको रेस्क्यू बोट क्लब से यमुना के ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। दूर दूर तक आप देख सकते हैं कि जो पानी पहले काफ़ी नीचे रहता था वो अब 200.4 के स्तर पर आ गया। हालांकि खतरे के निशान से थोड़ा सा आज नीचे है, लेकिन कल जिस तरीके से जो यमुना का जलस्तर है वो 200.5 के करीब था, वो थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन सरकार की तरफ से लोगों को अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि मानसून का सीज़न है और मानसून में दिल्ली में जिस तरीके से बारिश हो रही है वो भी काफ़ी अच्छी बारिश है। तो मौसम विभाग की तरफ से भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में सरकार दोनों तरफ से हिदायत लेकर चल रही है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं मगरबी बंगाल में लगातार मूसलाधार बारिश ने मामूलाती ज़िंदगी मफलूज करके रख दी है। हावड़ा स्टेशन से लेकर झील साइडिंग और टकियापारा यार्ड तक रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने की वजह से आज साउथ ईस्टर्न रेलवे की दर्जनों ट्रेनों को मनसूख करना पड़ा। कई लोकल ट्रेनों का रूट भी तब्दील किया गया। बुध की रात से शुरू हुई बारिश जुमे की शब तक जारी रही। आज भी बारिश हो रही है। मशरक़ी रेलवे ने पहले ही 16 से ज़्यादा लंबी दूरी वाली ट्रेनों को मनसूख करने का ऐलान कर दिया था। इतवार को भी कई ट्रेनें कैंसिल की गई। गाजियाबाद में एक 12 साल बच्ची के जरिए अपने वालिद से 1 करोड़ का भत्ता तलब करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। दरअसल खबर यूं है कि यह खानदान को
व्हाट्सएप के जरिए धमकी दी जा रही थी कि अगर उन्हें 1 करोड़ रुपए नहीं दिए गए तो उनकी बच्ची के साथ इस्मतदरी की जा सकती है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके मामले की तफ्तीश शुरू करी और तब उन्हें ये पता चला कि ये धमकी किसी और ने नहीं बल्कि उनकी अपनी ही बेटी ने खुद उनको दी है। एक सब्जेक्ट ने शिकायत की थी कि उनके मोबाइल नंबरों के बिना उनके सेव किया बिना उनके लगाए कई स्टेटस अपडेट हो रहे हैं, जिसमें कतिपय मोहल्ले के लोगों के खिलाफ टिप्पणी की गई थी, विरुद्ध टिप्पणी की गई थी और साथ ही में ये लिखा गया था कि आप पैसे दे दो नहीं तो आपके मतलब आपके परिवार को हानि पहुंचाई जाएगी। इस शिकायत पे साइबर सेल टीम को लगाया गया। साइबर सेल टीम ने एक्टिव हुई तो उसके बाद से जब जांच पड़ताल की गई तो जांच पड़ताल के बाद सामने आया कि परिवार की मीडिया द्वारा ये स्टेटस सारे लगाए गए थे और उसके आधार पे संबंधित थाने को अवगत करा दिया गया। जो भी नियमानुसार विधिक कार्रवाई है उसमें की है। मरकजी वजारत सेहत के ताज़ा आदादशुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 41,649 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 37,291 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया जबकि 593 अफराद की मौत हुई। नए मामलों के बाद मुल्क में कोरोना के मामलों की मजमूई तादाद 3 करोड़ 16 लाख से तजावुज कर गई है। ताज़ा अमवात के बाद अमवात की मजमूई तादाद 4,23,000 से तजावुज कर चुकी है जबकि फ़ाल केसेस बढ़कर 4,08,000 से तजावुज कर गए हैं। कोरोना के दौरान मुस्लिम नौजवानों ने इंसानियत की बेशबहा खिदमत अंजाम दी हैं। यहाँ तक कि हिंदू तबके की लाशों की आखिरी रसूमात उनके मजहब के मुताबिक अंजाम दी गईं। इस बात का चर्चा मंदिरों मठों में भी हुआ। बेंगलुरु के साबिक पुलिस कमिश्नर, रियासत के मौजूदा ADGP भास्कर राव ने ये बात कही। भास्कर राव ने शहर के पसमानदा इलाके में मुस्लिम इंतजामिया के तहत चलने वाले वी-केयर अस्पताल को ऑक्सीजन की 2 मशीनें बतौर तोहफा दी। भास्कर राव अपनी समाजी खदमात के लिए जाने जाते रहे हैं। उन्होंने कई NGOs की जानिब से दी गई ऑक्सीजन की मशीनों को मुख्तलिफ मज़ाहिब की तंजीमों में तकसीम करने का नेक काम भी अंजाम दिया है। इस मौके पर बेंगलुरु के उलमाए कराम, मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल के सरपरस्त अमीर जान और दीगर मौजूद रहे। भास्कर राव ने इस मौके पर कहा कि कोरोना की खतरनाक बीमारी ने इंसानों की जान ली है लेकिन इंसानियत की जान वो नहीं ले पाए। फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ कि कोरोना इंसान को ले सकती है, इंसानियत को नहीं ले सकती, क्योंकि ये जो दरारें थी या दीवारें थी लोगों के बीच में कि मैं इस कौम का हूँ उस कौम का हूँ, वो चला गया हूँ। और यही साल नहीं पिछले साल भी कितने लोगों का क्रियाकर्म मरने के बाद में ये हमारे मुसलमान भाइयों ने हिंदुओं का क्रियाकर्म बहुत किया जो है, क्योंकि इसके बारे में मठों के अंदर भी इसके बारे में जो डिस्कशन हुआ वो दिल को छू लेने की बात है। और बगल बगल में छोटी छोटी कहानियाँ, मतलब जो सच्ची कहानियाँ जो हुई हैं, जिस तरह से कि उन्होंने लाश ले जाके दफनाया नहीं, उनके धर्म के अनुसार जिस तरह से करते हैं उस तरह से लेके गए। अगर उनके घर में कोई नहीं था तो अगल बगल के मुसलमान लोग भाइयों ने मिलके उस जनाजा को कंधा दे के उसको शमशान घाट ले जाके उसको जिस तरह से हिंदुओं का दाह कर्म होता है उसका उन्होंने लिहाज के तरह से किया। सो ये सब क्या, इस सब यही मिलती है कि इंसानियत और से बढ़ के कुछ नहीं है। और आज आपने वी-केयर हॉस्पिटल के लिए, इस गरीब इलाके के लिए आपने ये जो मदद की है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी मदद इस हॉस्पिटल के लिए और इस इलाके के लिए है। होना चाहिए, गरीबों को याद रखना चाहिए और हमारे भास्कर राव साहब ने इस इलाकों को याद किया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ जो डॉक्टरों के पास आते हैं, ना हिंदू आता है, ना मुसलमान आता है, ना क्रिश्चियन आता है, ना सिख साहब आते हैं। यहाँ तो एक इंसान आता है जिसका डॉक्टर इलाज करते हैं। तो इसी तरह हम अगर मिलकर इस मुल्क की खिदमत करेंगे तो ये मुल्क इंशाअल्लाह परवान चढ़ेगा और खूब तरक्की करेगा। मध्य प्रदेश में मेंबरान असेंबली और अरकान पार्लियामेंट के फर्जी लेटर पर ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के मामले पर सियासत गर्मा गई। भोपाल साइबर थाने में वजीर बराए आला तालीम के PA के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आने के बाद जहां साइबर क्राइम थाने ने अपनी तफ्तीश तेज करते हुए गिरफ्तारियां की, वहीं वज़ीर आला शिवराज सिंह ने मामले को बेहद संजीदगी से लेते हुए मेंबरान असेंबली और अरकान पार्लियामेंट की सिफारिश की तस्दीक के बाद ही ट्रांसफ़र और पोस्टिंग करने की हिदायत जारी कर दी।
ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले में फर्जी लेटर का मामला सामने आने के बाद कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान सियासत तेज हो गई है। हुकूमत ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ जहां सख्त कार्रवाई का फैसला किया, वहीं कांग्रेस ने इसे ट्रांसफर इंडस्ट्री से ताबीर किया। अमेरिका की जो बाइडेन इंतजामिया ने मजहबी आज़ादी के सफीर के तौर पर रशाद हुसैन को नामजद किया। रशाद हुसैन 41 बरस के हैं। पहली मर्तबा इस ओहदे के लिए एक मुसलमान का तकर्रुर किया गया है। वाज़ेह है कि रशाद हुसैन हिंदुस्तानी निशाद हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।